किस तरह की बातें करते हैं ये, मतलब ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानियां करते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छे काम के लिए आपको सियासी सीट की जरूरत नहीं है। सियासत और रियासत जो है वो सिर्फ सियासी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। भाई अब कप्तान और गिर जाओ मर जाओ दूसरा ओवर कर लो भाई। पीसीबी के पास चेक एंड बैलेंस नहीं है, पीसीबी में खुद मारामारी चल रही है। जब लड़कियां जूते और बैग्स के लिए पैसे और जोड़ों के लिए पैसे जमा कर रही होती थी, मैं स्किन केयर के लिए जमा कर रही होती थी। बोल और आपके लिए मैं चाहती हूँ कि उन डील्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ क्योंकि वो खत्म होने वाली है। पहले अपना सीक्रेट तो बताएं। मुझे इसको प्रोडक्शन में लेके जाना है, इसको मैच प्रोड्यूस करना है। 9 अप्रैल से ये स्विच हुआ 30 अप्रैल को। 30 अगेन इट्स नॉट अ वेरी सूटेबल टाइम पीरियड। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा जतोई। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का आगाज़ जनाब यकीनी तौर पर आप लोगों ने भी नाश्ते के साथ कर लिया होगा, चाय कॉफ़ी चल रही होगी। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और तलहा आज हमें बताएंगे कोट ऑफ द डे। और कोट ऑफ द डे हम लेकर आए हैं इल्म के दरवाजे, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मरवी है। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कहना है कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो इसमें क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। और एक और हदीस मुबारक में है कि 4 रातें जिनमें भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं उनमें से एक शाबान की 15वीं रात है और आज वो रात है। यकीनन हमें इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत मुबारक रात होती है। इस रात अल्लाह ताला आसमानों में आकर पूछता है कि क्या है कोई मुझसे मांगने वाला। ना सिर्फ ये, शब बारात पे अल्लाह ताला आपके पूरे साल का रिस्क लिख दिया जाता है, रिस्क आपका पूरे साल का फिक्स कर दिया जाता है। तो इस रात अल्लाह ताला की इस बाबरकत रात से फ़ायदा उठाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और मैं दुआ गो हूँ कि हम सब मुसलमान मिलकर अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। सियासी, मुआशी, मुआशरती हर लेवल पे हम मुश्किलात का शिकार हैं। तो अल्लाह ताला इस बाबरकत रात के सदक़े हमारी मुश्किलात ख़त्म फरमाए, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। और नवाफिल आप अदा कीजिए, ख़ास तौर पर कुछ नवाफिल होते हैं जो कि रिस्क के लिए भी, मग़फ़िरत के लिए भी, वो नवाफिल आप अदा कीजिए। इनफैक्ट सहरिश मैं अपने बुजुर्ग के पास जाता हूँ इस रात को, वहाँ पे बदीन की तरफ, और वहाँ पे हम 100 रकात बाजमात नफिल अदा करते हैं अपने बुजुर्ग के साथ। तो बड़ा हमें सुकून मिलता है, बड़ा कहते हैं कि दिल को एक इत्मीनान आता है कि हमने कम से कम इस रात को ज़ाया ना होने दिया। और रोज़ा भी ज़रूर रखना चाहिए इस रात को। बिल्कुल आपने तला ठीक कहा है। तो जो लोग इस हवाले से ज़ाहिर है महसूस करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, उनके लिए भी दुआ करें। ये ख़ास रात है, इसको ज़ाया नहीं होने देना। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तो बड़ी खबर जो कि पहली है वो शामिल करते हैं। खान साहब का तोशा खाना केस में आज पेश न होने का फैसला। लीगल टीम हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेगी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नून लीग की सियासी बिसात बिखरती हमें दिखाई दे रही है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को भी इवेंट से बाहर कर दिया। अम्माद 11 का PSL में सफर तमाम। इस्लामाबाद का आज होगा मुल्तान के खिलाफ इम्तिहान। पेशावर ज़ल्मी लाहौर से टकराएगी। जो हुकूमत ना कर सकी हदीका कियानी ने कर दिखाया। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मकानात का तोहफा। नामुमकिन मिशन मुमकिन कैसे हुआ, हदीका कियानी से जानेंगे। और शब बरात निजात की रात, रब को मनाने की रात, मुबारक रात में रब को कैसे राजी करें, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये तो थी जनाब आज की तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम बात करेंगे। और अब सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड्स रहे उस पर बात हो जाए तो पहला जो टॉप ट्रेंड था वो PSL के हवाले से रहा। कराची किंग्स मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग के 22वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को कल 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और कल की हार के बाद कराची किंग्स का PSL में सफर तमाम हो गया। इस ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। और जैसे आपने देखा था कि हेडलाइंस में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपको सुनवाया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
वाज़े हो गया है कि पाकिस्तानी जो है ना वो किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखना पसंद करते। कोई ऊपर जा रहा होता है उसकी टांग पकड़ते हैं फ़ौरन से नीचे खींचते हैं। सरिश लेकिन तलब बड़ी इस डिसअपॉइंटिंग जो परफॉर्मेंस है वो कराची किंग्स की रही है, पता नहीं क्या वजह थी। खैर ये हम आगे चल के बात भी करेंगे अपने जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे। दूसरा जो ट्रेंड इसमें रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो जनाब गप्टिल के हवाले से रहा है। गप्टिल ने क्या कमाल कल बैटिंग की है, फुल फॉर्म में थे वो और धुआंधार बैटिंग की बदौलत कराची किंग्स को शिकस्त हुई। मार्टिन गप्टिल 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 56 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची की जानिब से दिया गया हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अब कराची किंग्स का तो सफ़र तमाम हो गया है, वो लोग तो निकल गए इस इवेंट से। आज के मैचेस भी काफ़ी दिलचस्प हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से परफॉर्म किया गया, शुएब मलिक की भी मैं बात करूंगी। वो चल के नहीं दे रहे लेकिन फिर भी कराची किंग्स में शामिल रहे, इसकी वजह क्या थी मैं ज़रूर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछूंगी। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेंड है, स्टारडम पावर भी तो होती है सरेश, ब्रांड पावर भी तो होती है। अब ये भी तो देखना, ब्रांड होता है तो शुएब इज अ ब्रांड। और वाहिद एक तला इमाद वसीम बहुत सारी एड्स में आते हैं, आपने देखा नहीं है? जी बिल्कुल देखा है मैंने, उनका आयशा उमर के साथ जो फोटो शूट था, बस यही याद रहता है लोगों को, वही फहश फोटो शूट जो होता है जिसमें आप जो है आपको याद रहता है, जो डिसेंट चीजें होती है भूल जाती है। शैम्पू की बहुत सारी एडें हैं उनकी वजह से। बिल्कुल है, लेकिन अब जाहिर है जो चीज़ जिस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन हुआ हो वो तो फिर याद रहती है। खैर इमाद वसीम फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन वो बेचारे अकेले क्या करते जब बाकी टीम बेचारी कुछ करके नहीं दे रही। खैर अगला जो हमारा टॉप ट्रेंड रहा है वो है हैप्पी होली। तो जनाब इस ट्रेंड पर भी बहुत सारे सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। रंगों के त्यौहार पर अब तक 69,000 से ज्यादा सारिफीन ने ट्वीट किया, एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। हम भी दे देते हैं, आप भी दे दें एक दफा। हमने कल भी दी थी, हम आज भी दे देते हैं जी। आपको हैप्पी होली, रंग लगाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। तो जनाब ये थे हमारे टॉप ट्रेंड्स। ये जो आखिरी जुमला आपने कहा ना, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर हूँ कि हमें अपनी सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने पड़ोसियों का अब ख्याल रखने का वक्त आ गया है। बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानते हैं हमारी दीन की रूह क्या है, तो हमारी दीन की रूह में ये वाज़ेह है कि अगर आपके पड़ोस में कोई शख्स भूखा सो रहा हो और आप पेट भर के सो रहे हो, तो वो खाना जो आपके पेट में है वो आग बन जाएगा। तो यकीनन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है, 40% पे इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह, फूड प्राइसेस, एक वक्त का दस्तरखान से जाने के लिए लोगों को कितने पैसे की ज़रूरत होती है। दाल रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया है, प्याज रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया है। और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश तबका है, लोग हैं जो कि नहीं किसी को बताते कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं और बस खामोशी से यही दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला उनका भरम रख ले। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, उनको देखें। एटलीस्ट वो आपसे खुद रुजू नहीं करेंगे, आपको ये देखना होगा, उनको पूछना होगा कि बताएं आप किस हाल में हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आप लोग ठीक हैं। प्लीज़ ये अना अपने दिलों से निकालें कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो भाड़ में जाए, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। ये मत करें। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ही इसलिए, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। अग्रीड। मुआशरती सूरत हाल के बाद सियासी सूरत हाल का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं पर ज़मान पाक में मुकदमात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब सुबह सवेरे पाकिस्तान के दीगर शहरों से आए हुए कारकुनान की लाहौरी नाश्ते से तवाज़ो की जा रही है। नाश्ते बता दूं क्या थे? बताएं। लाहौरी नाश्ते हैं तो आप ही बताएंगी। बोंग पाए और पराठों से जनाब, ये हैवी नाश्ता है। कौन से पाए? बोंग पाए बड़ी हड्डी वाले। हाँ जी, ये बड़े मशहूर है लाहौर में, लोग कराची में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोगों का नाश्ते में पाए से जो मोहब्बत है ना लाहौरियों को, वो बड़ी अनमोल है मैं कहूँगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक इस वक्त मौजूद हैं बारी साहब जो हैं पीटीआई के, उनके कैंप में। तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैंप में खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। बड़े धुएं उठ रहे हैं, हलवा पूरियाँ, बोंग पाए, क्या चल रहा है जी खुर्रम? अच्छा, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत के लिए कई रोज़ हो चुके हैं और यहाँ पर खैमा बस्तियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद अपने कप्तान इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर महमूर है और कप्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है और अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद रहती है। और आज एक नाश्ता का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कारकुनान को यकीनन चार्ज भी रखना होता है और सुबह का वक्त है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA के उम्मीदवार हैं अकमल खान बारी, उनकी जानिब से नाश्ते का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। बारी साहब बताइएगा, सुबह सुबह नाश्ता फराहम किया जा रहा है, पैगाम क्या दे रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं? देखें जी, ये जो नाहल टोला है, अभी मैंने सुना है कि
76 FIR हो गई हैं। तो अब ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि कोई इधर आके मैली आके दिखाए, तो हमारा हक बनता है कि इनको डिलीवर करें, इनसे प्यार करें। और हमने इनके लिए खसूसी तौर पे नाश्ता तैयार किया है जिसमें बोंग पाए, चने, नान, आलू वाले पराठे, स्पेशली तौर पे गुड़ वाली चाय है, तो लस्सी भी है साथ, लस्सी भी। अच्छा, तो ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, कोई केपी से है। सब लस्सी का आपने भी बताया है, लस्सी तो सुस्त करती है, क्या आपने खिलाड़ी अपने चार्ज करने हैं कि सुस्त करने हैं? लस्सी से किसने कहा आपको सुस्ती करती है? लस्सी से बंदा ताकतवर होता है, ताकत आती है। और आपको पता है कि हमारा किन नाहलों से, किन बेवकूफ़ों से हमारा मुकाबला बढ़ गया। इंशाल्लाह ताला उनको बताएंगे कि ये डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं। ये खान के सिपाही जिंदाबाद। अच्छा बार साहब, जो मुकदमात भी राइट मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 76 FIR इस वक्त इमरान खान पर काटी जा चुकी हैं। ये बात काफ़ी कहता हूँ कि हैरान कुन है कि हमारे इदारे, हमारा कानून, हमारा आइन, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। क्या सियासी मकासद के लिए इतनी FIR काटी जा सकती हैं, तो मुआशी मकासद के लिए क्यों नहीं? फिर स्मगलिंग के ऊपर भी काटी है, चोरी के ऊपर भी काटी है, फ्रॉड के ऊपर भी काटी है, 2 नंबरी पर भी काटी है, उसके ऊपर FIR नहीं कटेंगी। साइबर क्राइम के ऊपर FIR बड़ी मुश्किल से कटेंगी। हाँ, इमरान खान पर सियासी मकासद के लिए काटनी है, एक के बाद एक काटते जाइए। बिल्कुल जनाब, चला आगे बढ़ते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। और एक तरफ कल मज़ीद 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और इस सारी सिचुएशन में मेरा ख्याल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त क्या पोजीशन है? गिरफ्तारी का खदशा है? क्योंकि खान साहब तो मना कर रहे हैं कि वो नहीं पेश होंगे, क्या सोचा जा रहा है? मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? हम में से कोई यकीन कर लेगा कि सनाउल्लाह जो आप फरमाते हैं उसमें कुछ सच भी है किसी तरीके से। उनकी बेरीना ख्वाहिश है और वो हर तरीके से जिस तरह की जुबान बोलते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, उससे तो पहले दिन से उनकी यही ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ हर वक्त ये जितनी आप यानी कोई यकीन करेगा कि तकरीबन कल के दिन तक 74 जो थी वो FIR जो थे खान साहब के खिलाफ दर्ज हुई, तो इसकी इजाजत के बगैर हुई नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये? मतलब ये सवाए आंख में मट्टी डालने के और कोई काम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, गलत बयानियां करते हैं। मैं तो उनकी किसी बात में कोई खास यकीन नहीं करता। डॉक्टर साहब, जहाँ तक इमरान खान, डॉक्टर साहब ये बताइए, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मैदान में आ गए हैं, बयानात दागे जा रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है जैसे एक साबिक चीफ जस्टिस ने माजी में जानबूझकर कुछ ऐसे फैसले किए जो PTI के हक में थे। क्या समझती हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या टारगेट हो सकता है जो वो हासिल करना चाह रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, मैं वैसे आपसे कैटेगोरिकली, जब ये पनामा लीक्स हुई थी, मैं हमेशा लोगों को याद दिलाने की कोशिश करती हूँ, ये किसने की थी? ये कोई पाकिस्तान के कोई जर्नलिस्ट थोड़ी थे जिन्होंने की थी। ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम में जर्नलिस्ट का जिन लोगों ने ये लीक्स की थी। और सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में नहीं कहा था उन्होंने, और बहुत सारे लीडरान थे जो कोई थोड़ी बहुत गैरत वाले लीडर थे, उन लोगों ने खामोशी से, आपको पता है आइसलैंड का जो प्रेसिडेंट था उसने वो छोड़ ही गया अपनी, वो ही छोड़ गया, सीट ही छोड़ गया। लेकिन ऐसे उन पनामा लीक्स के बेसिस के ऊपर ये सारा शोर मचा। और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, मैंने इलेक्शन कमीशन में आपको पता है कि एप्लीकेशन दर्ज की थी कि इन्होंने अपने एहसास जो हैं ये सही शो नहीं किए। ये सारी बातें तो किसी ढकी छुपी नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहले तो एहसास करना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर इनको सजा मिली। बिकॉज ये जो एसेट्स हैं जो इनके पास, जिनको अब पता ही नहीं चलता है किसके, ये मरियम के हैं, ये मरियम के अब्बा के हैं, ये मरियम के भाई के हैं, किसके हैं, ना इनके पास कोई मनी ट्रेल है, ना ये बताने को तैयार है। वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं ना, इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं। और आप देख लीजिए आज माशाल्लाह वो रोल्स रॉयस में निकले थे, गए हुए थे आज शॉपिंग करने के लिए। खुद ही हम तो खबरें सुन रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं और वो वहाँ सही। डॉक्टर साहब, इस वक्त इमरान खान आप लोगों की रेड लाइन है, गिरफ्तारी की सूरत में मुल्की एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। क्या मुल्की हालात इस काबिल हैं कि कोई नई सियासी महाजराई से गुजर जाएं? इस वक्त मसला अफाम व तफहीम से हल करने के लिए क्या कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? मेरा ख्याल है खान साहब ने कितनी बड़ी कल अपील की थी, आपके सामने ही थी। उसके बावजूद अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो फिर क्या किया जाए? आप मुझे ये बताइए, फिर हमारे पास कोई रास्ता रह जाता है? और ये बता दूं मैं आपको,
हम हमेशा पुरअमन एहतजाज करते, कोई और किस्म का एहतजाज नहीं करते। ये जुल्म ढाते हम लोगों के ऊपर, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए और नेचुरली ये तो हमारा हक होगा ना। और ये गिरफ्तारी का खेल कब तक जारी रहेगा डॉक्टर साहिबा? आज की रात भी ऐसे ही गुजरेगी? आज तो बड़ी रात है ऐसे। अल्लाह ताला खैर रखे। मेरा ख्याल है अगर ये हुकूमत होश के नाखून ले और समझने की कोशिश करे कि इस वक्त इस तरह की हरकतों से आप सवाए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के अलावा कुछ नहीं और करेंगे। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की छठी बड़ी पार्टी के चेयरमैन जो हैं, उन पे आप मुसलसल ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज कोई नए FIR निकाल के आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस किस्म का आप एक इंसान जो है उसके ऊपर कितना का आप वो करेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जज्बात और उनकी ऑप्टिमिज्म, उनकी उम्मीदें बरकरार हैं और उनको लगता है कि मुल्क में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। लेकिन एक बात वाज़ेह है सैरिश, तब्दीली उसी कंडीशन में आएगी जब लोग उठेंगे और तब्दीली अपने हाथ से लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं सैलाब के बाद कितनी तबाहकारियाँ हुई, गवर्नमेंट ने कितने वादे किए। इमरान खान साहब ने एक सस्ती घर की स्कीम चलाई थी जो बाद में खबर ये लगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो घर बेचे जा रहे हैं बड़ी महंगी कीमत पे। हकीकत ये है कि हमारे पाकिस्तानी जब तक खुद ना उठेंगे तब तक काम सही नहीं होगा। हदीका कयानी बहुत बड़ी स्टार है, उनको देख लीजिए, वो खुद उठी हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया और 100 घरों की तामीर करके यकीनन न सिर्फ मुतासरीन के बल्कि पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। पहले दिल जीते हुए थे, मजीद दिल जीत लिए हैं और मैं ये दुआ करता हूं कि ऐसे लोग ही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। बहुत सराहा जा रहा है हदीका कियानी को और इसी पर बात करने के लिए मारूफ गुलकार हदीका कियानी इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया हदीका साहिबा आपके वक्त का। कहिएगा 100 मकानात की तामीर एक बड़ी कामयाबी है, ये कैसे मुमकिन हुआ? ज़मीन का इंतज़ाम आपने कैसे किया, फिर कंस्ट्रक्शन का खर्चा सब कुछ आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? क्या किसी हुकूमती इदारे ने इस काम में आपकी मदद की है? आई डाउट तो प्रोसेस तो जाहिर है ये शुरू फ्लड से ही हुआ है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक होमवर्क था 2010 के फ्लड्स का कि 255 हाउसेस बनाए थे मैंने विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट और उन्होंने ही रिकग्नाइज़ करवाया था इस चीज़ को कि आपने रिलीफ वर्क काफ़ी ज़्यादा कर लिया, तो अब आप कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ आएँ ताकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हो और लॉन्ग लास्टिंग उनके लिए भी एक सोल्यूशन हो। तो वो फिर मैंने 255 हाउसेस बनाए थे KPK के इलाके में, मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मला खान और कुछ घर मुगलपुरा में। वो होमवर्क मेरा हुआ था और जब ये 2022 में फ्लड्स आया है तो उस वक्त एकदम से वो चीज़ स्ट्राइक की कि ऑलरेडी उस प्रोसेस में से गुजरी हूँ, तो इन एनी केस मुझे रिलीफ वर्क के बाद जो है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा ताकि इन लोगों ग्रेट जॉब डन हदीका। आई थिंक हर पाकिस्तानी इस वक्त आपको सराह रहा है, आपको सलाह रहा है, लेकिन अब सवाल एक दिल में ये भी उठ रहा है कि जितना नुकसान हुआ, तबाहकारियाँ हुई, 100 मकानात यकीनन ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। हम एक्सपेक्ट करें आप मज़ीद ये काम जारी रखेंगी, मज़ीद घर बनाएंगी, आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर, क्या प्लान है? बिल्कुल ऐसा है। 100 हाउसेस का एक टारगेट था जो कि कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और लोगों के फंड से। तो अब जब मैंने सर्वे किया है तो एक और इलाका जिस पे दो दरिया जो हैं उन्होंने हिट किया और वो पूरा इलाका डैमेज हो गया, पूरा इलाका जितने वहाँ पे घर थे वो तबाह हो गए। वहाँ पे पीने का साफ पानी भी नहीं है, वहाँ पे लोगों के रहने के हालात बहुत बुरे हैं और वो 76 का इलाका है, 76 का इलाका जिसमें विलेज कुंडी है जो कि इंटीरियर बलूचिस्तान में है। एक 76 तो आपको मिलेगा आई थिंक टुवर्ड्स पंजाब मिलेगा, लेकिन ये 76 का इलाका जो है ये आपको इंटीरियर बलूचिस्तान में मिलेगा विलेज कुंडी के नाम से। वहाँ पे हम लोगों ने 200 हाउसेस जो हैं वो अलॉट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मॉस्क भी बनेगी, ग्रोसरी स्टोर भी बनेगा, उसमें मैटरनिटी सेंटर भी बनेगा इंशाल्लाह ताला, और जो स्कूल थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। वेरी गुड इंशाल्लाह। पूरे मिशन में फंड्स का बंदोबस्त करना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, किन किन लोगों ने इस कार्य खैर में आपकी मदद की है?
फंड्स का तो बहुत बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज ही फंड्स का है, और उस टाइम फ्रेम में वो फंड्स आए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फंड्स नहीं है। वंस यू आर कमिटेड तो फिर आप ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्टर को कि वहाँ पे आप काम रोक दें और अभी मैं फ़ंड्स का वेट कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली हमें फ़ंड्स का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कोई इतना इशू नहीं आया, लोगों ने फ़ंड्स दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो हमारा जो काम 3 महीने में होना था वो 5 महीने में हुआ। लेकिन अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि मार्च में हम लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर हदीका, इंटरनेशनल डोनर ऐसा आया था, उसमें से आपको कुछ मिला या सब आपने खुद से किया? नहीं, मैंने हुकूमत से ना मांगा है और ना उन्होंने मुझे दिया है। मेरे ख्याल में हुकूमत अपने लिहाज से जो काम करेगी वो करेगी, लेकिन मैं ना लेफ़्ट देख रही हूँ ना राइट, मैं अपना जो है ना वो फोकस स्ट्रेट रख रही हूँ ताकि मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। यहाँ पे मुझे अपना किबला दुरुस्त करना है, मुझे अपना काम करना है, अपने यकीन के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने अमल के साथ मुझे करके दिखाना है। 100 घर बना के दिखाएं इंशाल्लाह ताला, 200 घर भी बना के दिखाऊंगी जिंदगी था और आपने किया। मुफ्त मकानात की तामीर का वादा वैसे तो खान साहब ने भी किया था, पूरा आपने कर दिखाया। तो इस कामयाबी के बाद क्या मुस्तकबिल में सियासत में किस्मत आजमाई का कोई इरादा है आपका? नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं समझती हूँ कि अच्छे काम के लिए आपको सियासी सीट की ज़रूरत नहीं है। सियासत और रियासत जो है वो सिर्फ सियासी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने अमल को, अपनी सोच को बिल्कुल उसी तरह रखती हूँ कि जितनी मेरी ज़िंदगी का स्पैन है उसमें मैं चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने नाम दिया है और इज़्ज़त दी है तो उसको इस्तेमाल करते हुए मैं लोगों के लिए जितना काम कर सकूँ मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो वेरी मच हदीका कियानी एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, साथ साथ पाक आर्मी का भी शुक्रिया जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। वैसे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ काम होता है, अच्छा काम होता है, वहाँ पाक आर्मी ही होती है, बाकी तो मुझे कोई काम वैसे नज़र नहीं आता। सरिश बिल्कुल आपने ताला ठीक फरमाया और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे और ये ऐसा काम जो है इसको जारी रखें और उनका आगे इरादा भी है माशाल्लाह से। तो और भी दीगर जो पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात हैं वो भी ये कर सकते हैं, स्वाब मिलेगा और हमेशा के लिए मिलता रहेगा। सेलिब्रिटीज उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हदीका ने बड़ा काम किया, आप भी करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात होगी तलहा के फेवरेट क्रिकेट के हवाले से, PSL मैच के हवाले से। और 22वां मैच था, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को कल हरा दिया है 4 विकेटों से। और कोयटा के कैप्टन सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर कराची को बैटिंग की दावत दी थी। तला, कैसा रहा मैच कल का? मैं पप्पू सुपर लीग नहीं देखता। पप्पू सुपर लीग बना दी पाकिस्तान सुपर लीग, ये ब्रांड है पाकिस्तान का जनाब। साबिक क्रिकेटर, क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साजिद साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल आपकी स्किन में ग्लो बढ़ता जा रहा है। शहरीश तला जदोई भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। दोनों इतना प्यारा प्रोग्राम करते हो, पूरी दुनिया में जिस तरह आपने शहरत हासिल की है। और तला जदोई भाई, बात ये फ़हीम को आपसे सीखना चाहिए, यकीन माने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फ़हीम खान को मिला हुआ है। जो इंट्रो आप देते हैं, जो गुफ्तगू आपने की है ना, और पाकिस्तान सुपर लीग 8वें एडिशन में हम क्या बोले, कराची किंग वही कराची किंग 70वें ओवर में यकीन माने 24 रन जो उनको पड़े और आखिरी ओवर में जिस तरह उनके आउट हो गए कोयटा के प्लेयर और कराची किंग के बॉलर, वो बॉल साजिद साहब ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस क्रिकेट टीम के अंदर ये जो कराची किंग्स की टीम है बेशतर सीनियर प्लेयर्स हैं। क्या हो गया शुएब मलिक को कि बाकी टीम्स को भी पता चल गया है कि भाई फास्ट बॉलर भेजना है, इससे नहीं होके दे रहा कि क्या ये वसीम अकरम सर कपड़े अच्छे धोएंगे। हाँ ताला जतोई भाई, वो प्रोग्राम देखते हैं भाईजान, मेरे बहुत शौक से आपका मॉर्निंग शो देखते हैं। शुएब मलिक मेरे शागिर्द से ये बात हो रही थी, शहरीज बात ही हो रही है, बहुत ही मायूसकुन कारकर्दी है अम्माद वसीम की, जिस तरह के हमने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल लीडिंग अम्माद वसीम के हवाले से हमने बात की, 1 ओवर किया 6 रन दिए,
भाई किसने आपको बोला भाई अब कप्तान हो, गिर जाओ मर जाओ दूसरा ओवर कर लो भाई, किस क्रिकेट में हो। तला जुतई बिल्कुल सही कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन जो 8वें एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे। दो बड़ी फ्रेंचाइज के आगे क्या लिखा हुआ है और कितना आला माशाल्लाह कारीगरों का काम चल रहा है, 1 2 3 चल रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। किसी ने साजिद साहब मशवरा क्यों नहीं दिया इमाद को कि भाई आप अपना ऑर्डर प्रमोट करें, आप 2 डाउन 3 डाउन आ जाएं जनाब, आप क्यों अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं? क्या फायदा आता बाने का जब आपकी जरूरत का कोई मतलब फायदा नहीं है। फिर देखिए बैटिंग में तो उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, मगर जो बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जो कराची मैच हरी है 70वें ओवर में 24 रन बने। अम्माद वसीम 1 ओवर करते हैं 6 रन देते हैं, और अम्माद वसीम दूसरा ओवर करते कप्तान है और दूसरा ओवर अच्छा करते हैं। तो कोयटा की टीम जो प्रेशर में आ जाती, और अपने जो नाज़रीन जो देख रहे हैं ओल्ड न्यूज़ चैनल, देखिए जो कराची किंग के प्लेयर थे फॉरेनर प्लेयर, वो पहले एक मैच में सेंचुरी बनाते, उसके 4 मैचों में कोई रन नहीं बनाते, फिर आखिरी मैच कोयटा से खेलते हुए कराची के खिलाफ मैच विनिंग रन बना देते हैं और कोयटा को मैच जिता देते हैं। और आपके जो हमारे जो स्टार फास्ट बॉलर बने हैं जिनका नाम है नसीम शाह, 6 मैच खेल गए हैं, कोई बॉलिंग करने के मूड में नहीं है। इफ्तिखार साहब और नवाज साहब पाकिस्तान टीम में मौजूद है। मैंने आपको कहा था कोयटा की टीम की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। साजिद भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और मेरे दिल में एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, वो ये है कि मैं नोट करता हूं कि जब भी कोई खिलाड़ी थोड़ा सा स्टार बन जाता है ना, 2-4 एडों में आ जाता है, नसीम शाह का आपने नाम लिया, आजकल रेजर की एड में बहुत चल रहे हैं, जो भी खिलाड़ी एडों में आ जाता है वो अपने लुक्स, अपना हेयर स्टाइल, अपना स्वैग, अपने कपड़ों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस को साइडलाइन कर देता है। वुड यू एग्री साजिद साहब? 100-200% 3 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के, और जिस तरह के उनको 8वां एडिशन ने जिनको पर इतना सर्व किया, और यकीन माने पाकिस्तान टीम से खेलते हैं मायूस बॉलिंग, स्टार फास्ट बॉलर बनते हैं, आप एड में आ गए, दूसरी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। स्क्रीन पे आप आए, अच्छी बात है, ये बैटर आपका बैटर होना चाहिए, मगर आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या वैसे साजिद साहब अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर पैसा इतना मिल रहा है, इतना प्रमोशन मिल रहा है, एड्स मिल रहे हैं, कमाई हो रही है, तो पीसीबी को चाहिए ना कि इनकी अकाउंटेबिलिटी भी करे कि भाई कर क्या रहे हो ग्राउंड में। पीसीबी के पास चेक एंड बैलेंस नहीं है, पीसीबी में खुद मारामारी चल रही है, चिड़िया वाला बाबा कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी अपनी वो चल रही है, खुद एशिया कप के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर हमारा ब्रांड है और दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड है। जिस तरह की कारकर्दगी, 2 बड़ी फ्रेंचाइज, यकीन माने मेरे दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैंने ऑन रिकॉर्ड बात कोयटा के लिए की थी, कराची के लिए की, मगर वही बात हो रही है जिस तरह की कारकर्दगी कराची किंग ने दिखाई है, बहुत ज्यादा। तैयब की भी बात करूंगी, तैयब ने जिस तरीके से कल किया है, एक तो कैच तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके बाद बॉल के पीछे जाने की भी जहमत नहीं की, जिसपे फिर आपने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 रन बना लिए। आमिर ने उसको ग्राउंड में कहा भी कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या अप्रोच थी उसकी, वो खेलने आया हुआ था या एंजॉय कर रहा था, नहीं दिल चाह रहा? मेरा ख्याल में एंजॉय कर रहा था। तैयब ताहिर को एक मैच में इतनी अच्छी शौहरत मिली, उनको जो मैन ऑफ द मैच नहीं दिया उसकी खार लगता है उन्होंने उतारी। ये भी आपके प्रोग्राम में ब्रेक है, मैन ऑफ द मैच उनको देना चाहिए था पिछले मैच। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये मैन ऑफ द मैच कौन लोग देते हैं, अगर मैन ऑफ द मैच को दे देते तैयब ताहिर को उस तरह की हरकत नहीं होती जिस तरह आपने देखा हसीब को एक मैन ऑफ द मैच भी दिया। ये पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह की चेक इन बैलेंस होना चाहिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू। आप मुझे बताइए, पहला मैच खेलता है 57 रन बनाता है और पेशावर को मैच जिताता है हसीब खान, उसको मैन ऑफ द मैच जीते, तो क्या हम दिखा रहे हैं अपने लोगों की, नौजवान लड़कों को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? ये इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी और क्या करेंगे? लाइकिंग है या नहीं है? मुझे बताइए कितनी बड़ी ज्यादती है। बाहर काउंटियां खेलने जाते हैं, वहाँ पे जनाब विद फैमिलीज होटल्स में स्टे होते हैं, जनाब नाइट पार्टीज के अहवाल हमें मिलते हैं, उसके बाद जनाब पब्लिक प्लेस पे जाके नाच गाना करके दिखा रहे होते हैं, उस पर इतनी वाह वाह हो जाती है, फिर एड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म क्या करके दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है, क्रिकेट जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट है वो पता भी है या नहीं पता, इस पर कुछ सवाल ही नहीं होता। हाय हॉकी चैंपियनशिप ले ली हमसे, स्क्वॉश चैंपियनशिप ले ली हमसे, किसी और खेल को कोई और स्पॉन्सर मिलता नहीं है। क्रिकेट के हम क्या क्या बातें करें, क्रिकेट का
कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करें। और फिर जुए का, हराम का पैसा, हमें साजिद भाई मालूम है आज माशाल्लाह शब बरात भी है, बड़ी रात है। हम जानते हैं कि अगर हलाल का बहुत सारा पैसा हो, उसमें हराम का एक कतरा भी आ जाए तो सारा हराम हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ, क्रिकेट के अंदर, पीसीबी के अंदर इतना हराम का जुए का पैसा लग गया और पीएसएल के अंदर लग गया और सब खामोश बैठे रहे। ये हम मुसलमान हैं। इफ्तिखार अहमद के सर फैन है हमारे पीसीआर में एक साजिद भाई, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इफ्तिखार अहमद को क्या हुआ, कोई नजर लगी, कोई बीमारी? देखिए, नजर उनको कोयटा में लग गई थी। 6 छक्के प्रैक्टिस मैच में वाहब खान को मार दिए। सारे पाकिस्तान सुपर लीग के चचा इफ्तिखार ने वहाँ रन बना दिए और पाकिस्तान टीवी पे खेल रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर सेंचुरी बना रहे हैं। बॉल बैट पे आ रही है, पर कोयटा के खिलाफ साथ खेल रहे हैं। कोयटा को गिराने में उनका अहम रोल है। नवाज की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, नसीम शाह की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे। पाकिस्तान से खेलते हुए, कोयटा के लिए खेलते हुए उनके दखाल में आंखों पट्टी बन गई। और चचा इफ्तिखार साहब ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है तो बड़ी सुकून कारकर्दगी है। सोचना पड़ेगा, नदी उमर जो कोयटा के ऑनर हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का 4 एडिशन आपने बड़ी मेहनत की। कराची में कैंप लगता था, उनके भी अब कैंप नहीं लगते। नदी उमर साहब, आपको कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, बड़े लोग आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, मगर इस तरह की कारकर्दगी पिछले 3 एडिशन में 22 मायूसकुन कारकर्दगी, उसका जो प्रेशर है सफार पे भी आ गया है, मोइन खान पे भी आ गया है। तो मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को। फाइनली मुझे साजिद साहब बता दें, लाहौर या पेशावर? आज पिशावर ब्रेकिंग, पिशावर जीतेगा आज, क्योंकि लाहौर तो निकल गया आगे। लाहौर तो नंबर 1 हो गया है और पेशावर आज का मैच जीतेगा। दूसरा मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है वो भी नंबर 2 आ गया। तो मैं समझता हूँ आज इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है, और वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप, आपने बगैर किसी इंतजार के साफ बात की है। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त। थैंक यू साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम कुछ करेंगे बड़ी रात की, शब बरात की, और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपको बताया कि ये वो रात है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों पर आकर अपने बंदों से पूछता है कि क्या है कोई मुझसे मांगने वाला। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो इसमें क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। और एक और हदीस मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रातें जिनमें भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से एक 15वीं शाबान की रात है, जिसे हम शब बरात कहते हैं। यकीनन इस रात को, इसका फ़ायदा उठाना, क्योंकि हम खुश नसीब हैं कि हमें ये रात मिली है, और अगर इस रात को हम ज़ाया कर देंगे तो बड़े बेवकूफ़ होंगे। तो आलिम के बोल हमारा सेगमेंट है जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत के मालिक हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, आई थिंक सो, हमें यही बताया जा रहा है कुछ ही देर में बस ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मकसद नाजरीन ये है कि आज की रात की जो बरकत है, जो फजीलत है, या जो कुछ हमें मिल सकता है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि साल भर में ऐसी रात जब रब अपने बंदों की खताओं पर मुआफ़ी देता है, उसको बख्शिश का मौका देता है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें बख्शिश का तलबगार होना है और रोज़ी अल्लाह ताला से मांगनी है। और अल्लाह ताला कहता है कि है कोई मरीज़ जिसे शिफा चाहिए, मैं उसको शिफा दूंगा। इस रात यानी कि 15 शबान को रात को अल्लाह ताला से जो मांगा जाएगा वो हमें लाजमी मिलता है। और कहते हैं ना, कुरान में है ताला कि वो दिन भर मसरूफ़ रहता है और उसके पास वक्त नहीं होता, क्योंकि इतने सारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर कोई उससे मांगता है, तो उसके पास कहाँ टाइम होगा। वो देखता होगा किसको क्या चाहिए, कोई मुझसे क्या मांग रहा है, कितने दिल से, कितनी। लेकिन कुरान में मेरी बहन एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुमसे तुम्हारी शहरग से ज़्यादा करीब हूँ। ये शहरग, कुछ लोग हाथ में कह देते हैं, मेरी नज़र में वो दिल में है शहरग। तो अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि मैं हर शख्स के साथ हूँ। ये दुनिया अल्लाह ताला के लिए छोटी है, लेकिन ये दिल काफ़ी है अल्लाह ताला के लिए, हमारा बसने के लिए। तो हमें यह वाज़ेह हो गया कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो, वो तुम्हारा राज़िक है। मुझसे प्यार करो अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरी आल से प्यार करो मेरी रज़ा के लिए। तो हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इस बड़ी रात पे हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क्योंकि हमारा पूरे साल का रिस्क, पूरे साल का नसीब, पूरे साल में हमें जो रहमतें मिलनी है, जो बरकतें मिलनी है, अल्लाह ताला हमारा रिस्क लिख देगा। कोई अगर जानी है या कोई माँ बाप का नाफरमान है या शराबी है या मुशरिक है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर भी कहा जाता है कि रब से कुछ सच्ची तौबा कर ले तो वो बख्शिश करने में, और जब रब आपके 7वें आसमान पे आकर, 7वें आसमान पर आकर सदा दे रहा है, क्या है कोई मुझसे मांगने वाला, क्या है कोई मुझसे मांगने वाला,
तो सोचिए कि वो लम्हा कैसा होगा जब रब ये सदा दे रहा होगा और उसके बंदे नीचे खड़े उसकी इबादत कर रहे होंगे और उससे मगफरत की दुआ कर रहे होंगे, तौबा की दुआ कर रहे होंगे। जिस तरह जिक्र किया सहरिश ने, बड़े बड़े गुनाहों वाले लोग होते हैं तो उन सब की माफ़ी हो सकती है, उन सब का नसीब संवर सकता है। लेकिन यकीनन इस रात को आपके पूरे साल के अमाल भी देखे जाते हैं कि आपने पूरा साल कितनी मेहनत की है, कितना अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की है, कितने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, कितनी नमाज पढ़ी है, कितने अच्छे काम किए हैं। तो यकीनन आज की रात भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी रात है। जिस तरह लैलतुल क़द्र है, जिस तरह शब मेराज है, हमें इस रात का फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया गया है कि इस रात को जागो, इसमें क़याम करो, अगले दिन रोज़ा रखो। बिल्कुल। और इस खास दिन पे हम देखते हैं कि सब अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर फातिह ख्वानी का सिलसिला भी होता है, फूल डाले जाते हैं, दुआ की जाती है उनके लिए भी और अपने हक़ में भी। ऐसे में मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं सोशल मीडिया पर एक शेर पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि ये जो लहद पर जाकर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने ना दें। अल्लाह अकबर। और साथ साथ सहरिश एक और चीज़ जो मुझे बड़ी गलत लगती है, मैं यहाँ पर आज नेशनल टेलीविज़न पे कहना चाहूँगा कि जो लोग पटाखे फाड़ रहे होते हैं और मुझे बड़े अजीब लगते हैं। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हैं आप लोग, यकीनन सोचने की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाइएगा रात को जल्दी सो जाइएगा। बिल्कुल उनकी बातों में ना आइएगा, ये रात बड़ी इबादत वाली है, अल्लाह को राज़ी करने की वाली। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह अपने बुज़ुर्ग के पास सत्यानी शरीफ बदीन में, वहाँ पे हम 100 रकात बाजमात नफल पढ़ते हैं अपने बुज़ुर्ग बाबा साईं हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादी दावत बरकाते हम के पीछे। और बड़ा हमें सुकून मिलता है, फजर तक जागते हैं, फिर रोज़ा रखते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, इनफैक्ट दावत भी देता हूँ कि जो आना चाहे हमारे साथ आ सकता है। साथ साथ इस रात में अल्लाह को राज़ी करना। कुछ लोग सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, हमारी मोहल्ले की मस्जिद में सलात व तस्बीह की जाती है रात को 2-2:30 बजे करीब, और फिर फजर तक क़याम किया जाता है। रात का जो आखिरी पहर होता है सहरिश, फजर से पहले, ये सबसे कीमती वक्त होता है रात का। इसके अंदर अल्लाह ताला यकीनन बड़ा खुश होता है जब वो देखता है कि मेरा बंदा तहज्जुद पे उठा है और फजर तक वो जागकर क़याम कर रहा है। तो ये वो चीज़ है। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज नहीं थी, वो अपने ऊपर 6 नमाजें फ़र्ज करते थे। तहज्जुद की नमाज भी उनके लिए फ़र्ज नमाज की तरह थी और वो हर रोज़ तहज्जुद पे जब उठते थे तो क़याम करते थे। यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही क्या है, लेकिन हमें उनकी तालीमात से, अपने कुरान पाक की तालीमात से सीखना बहुत जरूरी है। हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपको मुबारक रात बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें बताइए, हमारे प्यारे मुसलमानों को बताइए कि इस रात से हम फायदा कैसे उठाएं। किबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोहतरम तला भाई, बात यह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हर दिन का मालिक है, हर रात का मालिक है, हर लम्हे का मालिक है, हर ज़मान और मकान का मालिक है। लेकिन उस रब ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाला साहिब सलातो तस्लीम हुजूर की इस उम्मत मरहूमा पर एक ख़ास फजल और करम किया है कि बहुत सारे अय्याम, बहुत सारे दिन और बहुत सारे अमकना यानी मकामात ऐसे रखे हैं कि जिनके साथ अपनी रहमतों, बरकतों और फजलो करम को खास कर दिया है। जैसे कुरान मजीद, कुरान रशीद में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने लैलतुल क़द्र यानी कदर वाली रात का तज़किरा किया, वहीं पर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक बरकत वाली रात का जिक्र भी किया है। अलिफ लाम मीम, यहाँ से आगे इस रात की अजमत और फजीलत को अल्लाह ने बयान किया है, जिसके बारे में इरशाद होता है कि युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, कि वो ऐसी रात है जिसमें कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ और उसके अंदर हिकमत वाले उमूर को तकसीम किया जाता है। तो वो रात कौन सी है कि जिसमें कुरान भी नाज़िल हुआ हो और वहाँ पर हिकमत के उमूर भी तकसीम किए जाएं, मुफस्सिरीन जिनमें ताबईन भी हैं, तबा ताबईन भी हैं, और उसके बाद एक उम्मत का बहुत बड़ा तबका है कि जो कहते हैं कि उस रात से मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की निसफ यानी 15 शाबान, यानी जो आज आमदा जो ये रात है, ये रात वही बरकत वाली रात है जिसे कुरान ने लैला मुबारका के साथ बयान किया है। सही 15 शाबान की ये जो रात है, हदीस मुबारका में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें वारिद हुई हैं। तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम के 10 सहाबा किराम ने फजीलत शब बरात या निस्फ़ शाबान, लैला निस्फ़ शाबान को बयान किया है, जिनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अली पाक, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अबू मूसा अशरी और इसके अलावा दीगर कई सहाबा मौजूद हैं, शामिल हैं। अच्छा, जिन्होंने मुफ्ती साहब इसमें मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिए
जो इस रात इबादत होती है उसमें क्या कुछ फ़राइज़ भी हैं कि फ़र्ज़ हैं ये अदा लाजमी करने हैं, या फिर हम जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे इबादत कर सकते हैं, अपने रब को याद कर सकते हैं, बख्शिश मांग सकते हैं? इसके हवाले से वाज़े तौर पर रिवायत में मौजूद है कि हुक्म दिया गया कि कुमू लैलहा वसूमू यौमा, कि इसकी रात को क़याम करें। क़यामुल लैल का मतलब है कि आप नवाफिल पढ़ें, आप अल्लाह का जिक्र करें, यानी शब बेदारी करें, और अगला दिन जब आए यानी सहरी का वक्त हो तो फिर आप सहरी करके अगले दिन को रोजे से गुजारें। इस रात के हवाले से सईदा आयशा सिद्दीक़ा से जो मरवी रिवायत है उसमें है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को मुआफ फरमाता है, बख्श देता है। और एक रिवायत में और सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना इस रात में अपने बंदों के लिए अजर रखा है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती और हमारे नाजरीन को इस रात की फजीलत के हवाले से आगाह किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और आपने फ्रेम में देख लिया होगा बहुत ही ज़बरदस्त सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो ग्रीन ब्यूटी कोमल रिजवी। और क्या ज़बरदस्त ये आर्टिस्ट हैं, आर्ट्स के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं जनाब कोमल रिजवी, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। वेलकम टू आवर शो कोमल। और बहुत अच्छा लग रहा है, अरसे के बाद मैंने आपको लाइव देख रही हूँ, अपने सामने देख रही हूँ। तो जनाब बात यह है कि कोमल एक साथ कई कामों को अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, बहुत ज़बरदस्ती आर्टिस्ट भी हैं। तो कोमल रिजवी यकीनन एक बेहतरीन टैलेंट है और पाकिस्तान का सासा है। अदाकारी हो, मौसीकी हो, या फिर मेज़बानी के फ़राइज़ हों, सब इन्होंने किए और परफेक्ट किए हैं। लेकिन इस कैमरे के पीछे भी कोमल रिजवी एक अच्छी बिजनेस वुमन है। कोमल रिजवी ने एक ज़बरदस्त कॉस्मेटिक ब्रांड्स ट्रूली कोमल जो है वो स्टार्ट किया है, मुतारिफ़ करवाया। इन दिनों मार्केट में काफ़ी मशहूर हो रहा है। मैंने अभी इनसे बात की कि मैं कुछ स्टोर्स पे गई हूँ, वहाँ मैंने देखा और सेल्स भी अच्छी खासी हो रही थी। तो कोमल कैसे ये ख्याल आया आपको, और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा, कैसी प्रोडक्ट्स हैं? सहरिश, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। सेकेंडली एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान में नहीं रहती थी और जब मैं यहाँ आती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि भाई मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेना चाहती हूँ अपनी स्किन के लिए, क्योंकि बचपन से मुझे स्किन और हेयर केयर का बहुत शौक़ है। जब लड़कियाँ जूते और बैग्स के लिए पैसे और जोड़ों के लिए पैसे जमा कर रही होती थी, मैं स्किन केयर के लिए जमा कर रही होती थी। और जब मैं यहाँ मूव हुई तो मुझे हमेशा ये बात खटकती थी कि भाई मुझे अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मंगवाना है तो क्यों मैं बाहर से जाके लेती हूँ, या मैं वेट करती हूँ अच्छा मेरी कोई दोस्त बाहर जा रही है तो मैं उससे मंगवाऊँ। तो एक दिन बस मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आप 1, 2, 3 प्रोडक्ट से ट्राई करें, आप अपनी वेबसाइट बनाएं, इट्स वेरी सिंपल, और आप स्टार्ट करें। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे, मेरे केमिस्ट और फार्मूला इतना अच्छा था दैट वो बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गया। और अब माशाल्लाह मेरे ओवर 40 प्रोडक्ट्स हैं ट्रूली कोमल में, और हम ओवर 400 स्टोर्स में अवेलेबल हैं। एंड माशाल्लाह ट्रूली कोमल आजकल इतना कोमल रुझान हो गया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें जो कुछ यूज़ हो रहा है वो ऑर्गेनिक है, किस तरह के हैं? इसका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सहरिश दैट ऑर्गेनिक पाकिस्तान में जो लोकल लोग लिखते हैं, मैं आपको अपनी मैं दाढ़ी उगा लूँ अगर मुझे कोई गारंटी दे दे कि वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक होना आसान काम नहीं है। आपके सोर्स तक पहुंचना पड़ता है कि भाई आपने अगर इसमें फ़र्ज़ करें मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाले हैं या विटामिन सी डाली है, हाइलुरोनिक डाला है, या कोई भी जैसे आमला रीठा कुछ भी डाला है, तो वो ऑर्गेनिक है। जो फार्म है वो ऑर्गेनिक है, जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक है, जो वो चीज़ें यूज़ करता है उगाने के लिए वो ऑर्गेनिक है। इसकी गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। सिर्फ अमेरिका में ऐसे इदारे हैं जो जाके फार्म्स पे और जाके लैब्स में ये चेकिंग रखते हैं। एग्जैक्टली। सो मैंने कभी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं। हाँ, लेकिन मेरे रिजल्ट्स हैं उनके, मेरे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और मेरे सेफ प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं।
अच्छा मुझे ये बताएगा कि आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे, स्किन बिल्कुल साफ हो, और माशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल साफ है, कोई यकीनी नहीं है। तो आप सीक्रेट बताएं ना, आप इसमें से क्या यूज़ करती हैं? जो देखिए मैं आपके शो पे मैं आई हूँ तो मैं ऐसे तो कहना चाहती हूँ कि 2-3 ट्रूली कोमल आजकल डील्स ऑफर कर रहा है, और ख़ास बोल और आपके लिए मैं चाहती हूँ कि उन डील्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ क्योंकि वो ख़त्म होने वाली है। पहले अपना सीक्रेट तो बताएं। मेरा सीक्रेट ये है कि फ्रैंकली ऑनेस्टली आप लोग अगर अच्छा सोएं 8 घंटा और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, अपनी डाइट लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, देखें ये आपका 50% काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो क्रीम्स हैं वो बाकी का काम करते हैं। ठीक है, वो क्रीम्स जो हैं आप अपने स्किन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से और अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप लगाएं। मैं रात में मेकअप करके नहीं सोती हूँ एज अ रूल। आप क्लेंजिंग ज़रूर करती हैं? मैं क्लेंजिंग ज़रूर करती हूँ, और मैं लाजमी सनब्लॉक लगाती हूँ। सनब्लॉक के बगैर मैं अपना घर नहीं छोड़ती। और तीसरी चीज़ ये कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहे। कोई भी मैं क्रीम, अगर मेरी क्रीम्स ख़त्म भी हो गई हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्रीम्स हैं, लेकिन अगर कभी हो जाए ऐसा कि मैं कहीं हूँ, मैंने मुँह धोया है और क्रीम नहीं है, मैं कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती हूँ, कोई भी। सही। ठीक है, ताकि मेरी हमेशा मॉइस्चराइज्ड रहे स्किन। तो ये मतलब ज़बरदस्त टिप दिया है कि आप लोग अगर अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो जनाब ये छोड़ दें कि इतनी बिजी लाइफ में क्रीम्स आपके लिए इतना काम करेंगे कि आप ग्लो करते और चमकते दिखाई देंगे। नहीं, अगर अंदर से स्लीप एंड वाटर, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना। तो अच्छा, अब डील्स के बारे में बताएं कि आपकी डील्स क्या हैं? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे जो सबसे ज़्यादा हिट कैटेगरी है वो है हेयर केयर। मैं समझ रही थी कि मेरा हेयर केयर इज़ नॉट गोइंग टू डू एज वेल एज स्किन केयर, लेकिन पाकिस्तान में आंटीज़ एंड लड़कियों को ऑब्सेशन है बालों का, ये मुझे अब समझ आया है। तो मैंने एक डील निकाली है जिसमें अगर आप मेरा कोई भी शैम्पू और हेयर मास्क लेंगे उस पर आपको एक ज़बरदस्त ऑफ़र मिलेगा। सो मेरे पास 3 शैम्पूज़ हैं गाइस। मेरे पास है वॉल्यूम एंड शाइन, जिससे आपके अगर मेरी तरह थोड़े फाइन बाल हैं, जैसे चीनी लड़कियों के होते हैं, थोड़े पतले उसके कंसिस्टेंसी के बाल हैं, या अगर आपके बहुत ऑयली बाल हैं और वो फ्लैट रहते हैं, तो ये शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा सेकंड शैम्पू है नो मोर हेयर फॉल। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि ग्रीसी स्कैल्प होगा, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ होगी और आपका हेयर फॉल दोबारा हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका ग्रीसी स्कैल्प है। ठीक है। तीसरा जो मेरा शैम्पू है वो है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के बाल जो हैं, और इसमें बाय द वे आंवला रीठा सिक्का खाई है। अच्छा। और कुछ लोगों के बाल बहुत स्लो लंबे होते हैं, जैसे ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे माशाल्लाह बहुत जल्दी लंबे होते हैं बाल, लेकिन हाँ ग्रोथ फास्ट है मेरी। मैं बहुत प्रोटीन खाती हूँ और मैं अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। तो दिस इज़ वेरी गुड अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल लंबे रहें, हेल्थी रहें और आप कोई हार्मफुल केमिकल अपने सर पे नहीं लगाएं। तो आप कोई सा भी शैम्पू लेंगी along with my hair mask। अच्छा, ये डील है, मतलब ऑफर है उसके साथ। Yes, तो आपको ज़बरदस्त डील मिलेगी। I think it's like 35% off। Let me talk about this mask. Okay, this mask, it's not a conditioner। कंडीशनर तो आप रोज़ लगाते हैं, राइट? कंडीशनर ऐसी चीज़ है कि बहुत वो थोड़ा माइल्ड होता है और वो डेली यूज़ में आप यूज़ करते हैं और उससे आपके बाल हैवी नहीं होते, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप कर्ल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्रीटेड बाल हैं, अगर आपके डाइड बाल हैं, अगर आपके ड्राई बाल हैं, आजकल केराटिन का बहुत ज़्यादा वो, दिस इज़ एक्चुअली अ केराटिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड दैट आपने ये बोला, वेरी गुड। दिस इज़ अ वेरी एडवांस्ड केराटिन कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड बाय कैनेडियन केमिस्ट्स, लेकिन अफोर्डेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, ये आपके अगर बहुत शदीद डैमेज ड्राई बाल हैं, ये आप हाइड्रेशन और स्मूथनेस के लिए, मैं बाल धो के आई हूँ। और आपने कुछ नहीं किया? मैंने बाल धोए हैं, मैंने ब्रश किए, बाल ड्राई किए और मैं आ गई। मैंने ब्रश भी नहीं किया उसके बाद। मतलब ये फिर आप उसमें जो जो बाल स्ट्रेट नजर आपको आ रहे हैं, ये केराटिन क्रीम का, इस मास्क का कमाल है। यस एंड ये आपके बहुत ड्राई हैं तो आप ये ट्वाइस अ वीक लगा लें, और अगर आपके मेरी तरह नॉर्मल टू ट्रीटेड बाल हैं तो वंस अ वीक लगा लें, और 5 मिनट छोड़ के अपने बाल नॉर्मल आप रिंस कर लें, शैम्पू मत करें। तो इस पे गाइस, शैम्पू एंड मास्क पे देयर इज़ अ फैंटास्टिक ऑफर एंड इट इज़ एंडिंग सून। तो प्लीज़ कॉल द नंबर्स बिलो और गो टू trulykomal.com टू अवेल दिस ऑफर। अच्छा, मेरी सेकेंड डील,
माय फेवरेट प्रोडक्ट्स। ओके, इस बंडल का नाम ही कोमल्स फेवरेट प्रोडक्ट्स है। अच्छा जी, जबरदस्त। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं क्लेंजिंग के बगैर नहीं सोती, लेकिन मैं इंसान हूँ। हर दफ़ा स्क्रब करके मेकअप, आपको तो पता है मेकअप करती हैं रोज, आप समटाइम दिल नहीं चाह रहा होता कि प्रॉपर बंदा टाइम दे, तो उसके लिए क्विकली कुछ करना हो तो मैं पहले क्या करती थी, मैं जो वाइप्स होते हैं ना, मेकअप वाइप्स, वो मैं करके सो जाती थी। एक दिन मैं करके सोती थी तो एक ग्रीसी सा फेस पे इफेक्ट होता था, हल्का सा चिप। समटाइम एक्नी भी हो जाती है। मैं बता रही हूँ, अगर 2 दिन मैंने कर लिया ना, ये कोई ड्रामा हो रहा है, मुझे रोज मेकअप हो रहा है, मैं बहुत थक रही हूँ, और 2 दिन मैंने मेकअप वाइप करके सो गई, लाजमी मुझे कोई रेडनेस होगी, पिंपल होगा, मेरे पोर्स खुल जाएंगे, मेरी स्किन अनइवन हो जाएगी, पैची हो जाएगी, फौरन मेरी स्किन चिखने लगती है कि क्या कर रही है आप। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये डेवलप किया एक्सट्रीमली जेंटल क्लेंजिंग मिल्क। वाओ, अच्छा। It is so amazing, सहरिश, that I can't even tell you। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप इसको सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप लें और इसको आप टाइम दें, लगाने के बाद इसको आप टाइम दें कि अपना काम करे। ये नहीं कि लगाया और फिर आपने कॉटन पैड से वाइप आउट कर लिया। गिव इट टाइम, गिव इट 1 मिनट दें ताकि वो अंदर तक आपके पोर्स में जाके हो जाए, आपके मेकअप को मेल्ट कर सके। अच्छा, मेल्ट कर सके, यू नो, टू टेक इट आउट ऑफ योर पोर्स। उसके बाद आप उसको वाइप करें, गारंटीड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटेड फील करेंगे। क्लेंजिंग मिल्क है, स्क्रब नहीं है। इट्स अ क्लेंजिंग मिल्क, यानी लोशन टाइप चीज़ है ये। और बहुत ही माइल्ड है। अगर आपने 2 दफ़ा भी मेकअप किया, जैसे सुबह ऑफिस के लिए, रात में, तो आप 2, 3, 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती है। मेरा फेवरेट तरीन प्रोडक्ट है। एंड पीपल लाइक फ्रॉम ऑल द वे टू लाइक सनम चौधरी टू a lot of people have said that Sunita Marshall, they have said that they cannot live without this product। अच्छा, अब आ जाएं क्लेंजिंग की बात पे। मेरा अमेजिंग शुगर बेस्ड ब्राइटनिंग स्क्रब, ये जो है, ये एवरी संडे मैं बिल्कुल आयत की तरह करती हूँ। ये पाउडर फॉर्म में है? ये पाउडर फॉर्म में है और आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी फ़र्ज़ करें ड्राई स्किन है तो आप इवन बेबी ऑयल में लगा के स्क्रब कर लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपने फेस वॉश में, मैं फेस वॉश में मिलाती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि स्क्रब करूँ फिर फेस वॉश करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं फेस वॉश में ये थोड़ा सा मिला के लेती हैं। ठीक है, आप रोज़ वाटर में भी कर सकते हैं। आप ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसका काम ये है, ये शुगर बेस्ड स्क्रब है, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है। ये इतना फाइन है कि आप इसको ऑलमोस्ट, अगर आप एवरीडे चाहते हैं करना तो आप एवरीडे भी कर सकते हैं, बट मैं जो रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ वीक। ठीक है, और इसकी एक ख़ास ट्रिक है। आपने स्क्रब लिया और आपने, लोग यूं करते हैं और धो लेते हैं। भाई आप सोचें, आपकी स्किन की जो एक तय है, आप चाहते हैं कि आपके डल डेड स्किन सेल्स निकलें, जेंटली निकलें, सेफली निकलें, ताकि आपकी एक निखार आए स्किन पे, इवन स्किन टोन लगे, फ्रेश लगे, ग्लो हो। और चूंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक ऑक्साइड है, तो आपका ग्लो भी एक आता है। तो आप जेंटली 2 मिनट इसको स्क्रब करें। अच्छा, उसके बाद धोएं। सही। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्लोनिक, उसका जो आजकल एक वो फ्रीक हुए हैं लोग, उसको लेके मैं फटाफट क्विकली अगर आप बता दें। हाँ, क्विकली मैं इसका बता दूं कि ये 2 अगर आप लेंगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त डील मिलेगी, सो डोंट मिस दिस ऑफर। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट माय फेस वॉशेस व्हिच इज माय लास्ट डील। ये मेरा नॉर्मल साइज है, जल्दी टाइम बिल्कुल कम है। हाँ, ठीक है, ये मेरे नॉर्मल साइज है फेस वॉशेस का। ये मैंने न्यू निकाला है व्हिच इज द 75 ml फेस वॉशेस, और ये है मेरे पास 5 वेरिएंट्स। ठीक है, एक है नीम, मैं जल्दी से बता देती हूँ। एक है नीम, तो अगर आपको पिंपल्स हैं या अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तो नीम। एक है मेरा क्यूकम्बर, जो सब यूज़ कर सकते हैं, बड़े बूढ़े, मैन वुमेन, ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत माइल्ड है। और एक है टी ट्री ऑयल, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है। ये अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है एक्ने की तो आप ये डेली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है। और ये है हनी, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, तो ये आपके लिए थैंक यू सो मच। ये आप इसको यूज़ करेंगे तो एक
एक खिंच आता है ना, जी जी जी, वो नहीं आएगा इससे, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग है, इसमें एक्चुअल शहद है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एलोवेरा, ये भी सब यूज कर सकते हैं, ये फैंटास्टिक, जबरदस्त। थैंक यू सो मच कोमल, आप हमारे शो पर आई और आपने इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और मैं आपसे बिल्कुल इसमें से अभी चूज करती हूँ मुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए सस्ती सवारी का इंतज़ाम किया। कितनी नेक खातून है, देखें सवारी की ज़रूरत, जिसके पास सवारी ना हो आप उससे पूछें उसकी क्या अहमियत होती है। तो जनाब इस सवारी में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, कुछ सामान लाने ले जाने के काम भी आ सकती है। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की तालिबा को ये ऑटो रिक्शा टाइप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का ख्याल कैसे आया, इसका असल मकसद क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे सना अहमद से। सना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सना, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आई, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो जनाब ये कैसे ख्याल आया कि आप ऐसी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार करें, कैसे किया आपने? सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। ख्याल मुझे इस तरह से आया कि हम देखते हैं कि रोड पे हमें बाइकर्स, मेल बाइकर्स तो बहुत नज़र आते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमें पाकिस्तान की रोड पे फ़ीमेल बाइकर्स भी नज़र आएँ। अब जो रेगुलर बाइक होती है उसमें कुछ इशू के, या तो वो लड़कियों के लिए उसमें जो बॉडी पोस्चर यूज़ होता है वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं समझा जाता, या फिर उसकी 2 व्हील होने की वजह से उसमें हमारे बैलेंसिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है। और फिर हमारी जो होम मेकर्स होती हैं उन्होंने अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी होती है, तो उसमें बच्चों की सेफ्टी भी चाहिए होती है। इन सब चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। इसमें 4 व्हील्स डालने का मकसद ये था कि एक तो 4 व्हील्स डालने से इसमें बैलेंसिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा, इसको आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने जो पीछे पैसेंजर सीट दी है उसमें 2 लोग दो बच्चे, 2 एडल्ट्स बहुत इजीली आ सकते हैं, और ये फुली कवर्ड है। और पीछे मैंने पैसेंजर सीट पे इसके बहुत यूनिक सी है ये सना। तो क्या ये रोड सेफ्टी के मयार पर पूरा उतरती है? इसके व्हील्स कुछ डिफरेंट से हैं, आपने इस हवाले से हमें बताएगा, रोड सेफ्टी के लिहाज से ठीक है ये? जी जी बिल्कुल, ये टेस्टेड है और ये रोड सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा आपको रिस्पांस कैसा मिला है, और क्या ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ख़वातीन ख़रीद सकती हैं, ले सकती हैं इसको? बिल्कुल, रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है, और अभी तो मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। मैं देख रही हूँ मुझे कोई इसको प्रोडक्शन में ले जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, और लोग तो चाह रहे हैं कि उनको ये मिले, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बिल्कुल मैं इसको मैन्युफैक्चर करना चाहूँगी। सही। अच्छा, अब जबकि आपने इसको मतलब दिखा दिया है, लोगों को पता चल गया कि आपने ये इतना ज़बरदस्त शाहकार तैयार किया है स्पेशली ख़वातीन के लिए, तो लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट किया है, या जो मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसको लेके? जी बिल्कुल, मेरे डिस्प्ले में भी काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, और लोग मुझसे ख़रीदना भी चाह रहे हैं, मुझे ऑर्डर्स भी दे रहे हैं कि इसके और पीसेस बना कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि ये इसकी मैस प्रोडक्शन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सही। अच्छा सना, अब आप मेरे साथ रहिएगा, इस वक्त कोमल भी मेरे साथ। आपने देखा कितनी यूनिक इन्होंने एक मोटरसाइकिल रेडी किया है ख़वातीन के लिए। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो ये 4-5 ख़वातीन आराम से बैठ सकती हैं। आप इन्हें मशवरा क्या देंगी कि इन्होंने डिस्प्ले तो कर दिया है, लेकिन अभी इनसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि इसकी प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लें? भाई आप डेफिनेटली सोशल्स पे इसका ऐड लगाएं, बिकॉज मैं सालों से ये मुझे एक कंप्लेंट है कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, औरतें, मेरी ऑफिस में भी बहुत लड़कियां काम करती हैं, उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पे। तो बहुत बहुत मुबारक हो एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस इनोवेटिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट्स अफोर्डेबल, क्योंकि अगर आप एक खरीदेंगे तो आपको एक 20 लाख रुपए एक छोटी सी गाड़ी के देने नहीं पड़ेंगे। इट्स अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, बिजनेस टिप इनको दे दीजिए कि किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि आप इसका ज़रूर इंटरनेट पे प्रमोशन करें, ख़ास तौर पे फेसबुक का, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक बहुत यूज़ किया जाता है। तो एक ऐड ज़रूर लगाएं, उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ हो कि भाई ये रोड सेफ्टी है और ये इतने की है और इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं, और इसको इस एज के उम्र के हिसाब से आप चला सकते हैं। भाई लाइसेंस का तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर लाइसेंस की आई थिंक सो लाइसेंस की जरूरत होगी जब इलेक्ट्रिक मोटर बाइक या रोड पर चल रही है। जब रोड पे आ गया तो लाइसेंस तो होना जरूरी है। अच्छा, मैं चाहूंगी सना, अगर आप कोई अपील करना चाहती हैं पब्लिक से, क्योंकि आपको इस वक्त लाखों लोग सुन रहे हैं। जी
मैं बिल्कुल यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इसको प्रोडक्शन में लेके जाना है, इसको मैस प्रोड्यूस करना है, ताकि ये मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए, ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंडिपेंडेंट नज़र आएँ, अपने रोज़मर्रा के काम करती हुई खुद नज़र आएँ मुझे। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने ये डिस्प्ले की है और आपको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाब करे और आप इसकी प्रोडक्शन मैसिव लेवल पर करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सही और कोमल आपका भी कि आपने माशाल्लाह हमको इतनी अच्छी टिप्स दी हैं कि बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया का दौर है जनाब, आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है और मायूस नहीं होना, सब कुछ हो जाता है। तो नाज़रीन एक ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और एज यूजुअल कुछ मौसम का अहवाल मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैं और तलहा यही बातें कर रहे थे कि इस बार कराची में ख़ास तौर पर सर्दियों की बारिश नहीं हुई और अभी हीट वेव का इम्कान अभी से ज़ाहिर कर दिया गया है और रमज़ान काफ़ी सख्त गर्म आने वाला है, तो बारिशों की हमें अशद ज़रूरत है। आज बख्शिश की रात है, रब से मांगने की रात है, तो हम दुआ करेंगे कि कुछ मौसम की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर हो, गर्मी कुछ कम हो, रोज़े अच्छे गुजरें। अगर ओवरऑल मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की बात करें तो वो खुश्क रहेगा। तो हम कश्मीर और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। मार्च के महीने में भी कराची वालों के लिए दोपहर का वक्त जून जुलाई की गर्मी से कम नहीं होगा। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि रमज़ान कितना गर्म आने वाला है। तो अल्लाह करे कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए, अब्र रहमत जो है वो बरस पड़े कराची में। आज अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री बताया जा रहा है कि रहने का इम्कान है। लाहौर में 31 है, इस्लामाबाद में 28 है, कोयटा में 19 है, पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ये मौसम की सूरत हाल है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और यही कहा जा रहा है कि ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जो सूरत हाल है, मौसम की शिद्दत है कि सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और मौसम तब्दील हो रहा है दुनिया भर में, तो इस पर काम होना चाहिए। तो दुआ करेंगे कि सूरत हाल कुछ बेहतर रहे आगे आने वाले दिनों में। अब वापस चलते हैं तलहा जतोई के पास। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम सितारों की सूरत हाल और हमें ज्वाइन किया है सारा काज़मी ने। सारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल, मुल्क की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल सिचुएशन के ऊपर आप कुछ बताइए, सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात के ऊपर बताइए, सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए राइट नाउ अभी जरा सिचुएशन थोड़ी टेंस्ड है। अगर नेक्स्ट 2 डेज की भी हम बात करें, 2 से 4 डेज तक का एक प्लैनेट होता है सैटर्न इज लुकिंग एट द मून राइट नाउ फॉर पाकिस्तान। अगर हम मंडील लेवल पे बात करें तो दैट थिंग्स विल बी क्वाइट स्लो एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन का जरा थोड़ा सा माहौल होगा इन पाकिस्तान अगर हम बात करें। बट अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, अगेन दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस हाइक अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अगेन जैसे मैं प्रीवियस शो में भी बोला है, ये जून में जाके थोड़ा सा टैट बेटर होगा बट नॉट कंप्लीटली। तो बस हमें थोड़ा सा रेडी होना चाहिए, थोड़ा हमें कोई और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थोड़े आ सकते हैं ये साल में क्योटिक सिचुएशन, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अच्छा सारा, मुझे ये भी बताएगा कि अभी जो सूरत हाल है, खान साहब ने फिर से मना कर दिया है कि वो नहीं पेश होंगे, जो उनका तोशा खाना वाला केस है, तो क्या सूरत हाल बन सकती है खान साहब के हवाले से अगर वो नहीं पेश होते? देखिए अभी तक टिल 15 मई तक इनका सिचुएशन ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो ये जो अभी सारी सिचुएशन चल रही है ये वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर ये खुद भी नहीं, आई डोंट सी हिम गोइंग बिहाइंड द बार्स, बट अगेन खुद भी रिस्ट्रिक्टिव थोड़े से ये रहेंगे क्योंकि इनका एक ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस चल रहे हैं विच आर नॉट फेवरेबल एंड इट जस्ट नॉट फॉर हिम, फॉर एवरीवन टिल 15 मई। आप अभी अब देखेंगी जब इलेक्शंस भी होंगे एंड एवरीथिंग, आई टोल्ड यू 9 अप्रैल से ये स्विच हुआ, 30 अप्रैल को, 30 अगेन it's not a very suitable time period, just not for PTI, just for APML and for every political party in Pakistan. It's not a favorable period at all. आप देखिएगा chaotic period रहेगा। जो भी गवर्नमेंट अगर 30 अप्रैल को अगर फॉर एग्जांपल होते भी इलेक्शंस, which I don't see, but again अगर हो जाते हैं तो I don't see any party who will be winning will be completing this tenure. Unfortunately 2018 में भी यही हुआ था, मैंने तब भी बोला था, my readings are there on the YouTube, that वो भी काफी problematic time था। और ये भी अच्छा थोड़ा सा सारा हम सोशल इश्यूज पर आ जाते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी हैं
कि आगे आने वाले दिनों में जब रमज़ान भी शुरू होने वाला है तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब बिजली के बिल इतने आने वाले हैं कि आपको एसी बंद करने पड़ेंगे, उस तरह गुजारा नहीं होगा। इस हवाले से क्या देख रही हैं आप? अगेन यही मैंने कहा था कि मार्च का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली द लास्ट वीक ऑफ मार्च समथिंग और द अदर विल बी हैपनिंग व्हिच विल बी क्रिएटिंग क्योर्स इन पाकिस्तान मंडी लेवल पे जो पब्लिक में एंड एवरीथिंग, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा और ये जून तक रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब जनवरी में हुआ था तो पाकिस्तान गए थे अपने फ्रेंड्स के पास टू कलेक्ट सम फंड्स। उस टाइम भी वो गलत टाइम पीरियड था जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि ये डिले आ रहा है फंड्स में भी एंड एवरीथिंग। ये चीज़ें थोड़ी चलती रहेंगी एंड दैट विल बी बेटर, थोड़ा बेटर होना शुरू करेगा जून में, मगर ऑल टुगेदर ये पूरा साल ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा आप रिसेशन भी देखोगे जून में और इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, प्राइस हाइक ये ऐसी ही रहेगी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तलहा के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। तलहा चूँकि काफ़ी खामोश हैं, सितारों के हाल अहवाल पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन तलहा 2013 का स्टार्ट ही है, पूरा साल तलहा के लिए कैसा रहने वाला है? और इनकी दूसरी शादी के काफ़ी ख्वाहिशमंद है। I need his birth details, time of birth, place of birth. If he's willing to give that, I will be doing his readings. I'm not willing to give you that, please. I apologize, no offense, but मुल्क के बारे में बताइए। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे में सहरिश मुझ पर भी अटैक करना चाहती है, लेकिन मैंने उनका अटैक डिफ्यूज कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड की वजह से। ये मुझे बताइए कि मुल्क के हालात, स्पेशली आपने बता दिया कि मार्च इज़ वेरी डेंजरस, हम अनस्टेबल ही रहेंगे, मुश्किल हालात ही रहेंगे। रिलीफ कब मिलेगा? अच्छे हालात कब आएंगे? 1 साल के बाद, अगले साल, या फिर 5-10 साल के बाद? This number adds up to number 7, which is South Node. South Node क्या करता है? आइसोलेट करता है, अलग करता है चीज़ों को। तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से अच्छा साल है क्योंकि पाकिस्तान का नंबर भी adds up to number 7, which is South Node. हम लोगों को कुछ बहुत जो हमारी बुरी आदतें हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा लेट गो करनी पड़ेंगी ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, ऑन अ पब्लिक लेवल। ये सारी चीज़ें होंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ज़रा ये टफ पीरियड होगा, एक 7 ये वाला साल और अगले वाला साल। अगले वाले साल में थोड़ा डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, मगर इस साल एंड में जाके बेहतरी आएगी। आफ्टर जून भी थोड़ा सा आएगा, बट राइट नाउ इक्लिप्सेस के बीच में है। 15th ऑफ मई काफी टिपिकल, काफी क्योटिक सा टाइम पीरियड है यार, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इक्लिप्सेस आते हैं, दे आर नॉट अ गुड ओमेन एंड ऑल्सो प्लैनेटरी पीरियड्स विल बी रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा होता है एंड एवरीथिंग। तो यू नो जब चीजें उल्टी चल रही होती है तो सारा क्योटिक माहौल होता है। सही। अच्छा, हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी इस वक्त काफ़ी परेशान है। हम जिस भी सेक्टर की तरफ देख रहे हैं यही खबरें आ रही हैं कि उस तरीके से नहीं फ्लरिश कर रहा, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अपने मुल्क की, तो ये कैसे, अब कब तक आप देख रही हैं कि सूरत हाल बेहतर होने वाली? देखिए, अब पाकिस्तान को जैसे सारा ये पूरा ईयर 2020 से लेकर 2030 तक ये कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी अपना करे, जो आईटी से रिलेटेड है, जो भी अपना बिजनेसेस अभी भी ऑफलाइन चला रहे हैं, दे नीड टू गेट इट ऑनलाइन। आईटी रिलेटेड जो सारे बिजनेसेस हैं वो काफ़ी फ्लरिश करेंगे, बी इट एनी फैशन हो, क्रिएटिव हो, एनीथिंग, दे नीड टू गेट इट ऑनलाइन बिकॉज दैट्स द न्यू थिंग। वही चीज़ चलेगी आगे जाके। तो वही मैंने कहा, एज अ पाकिस्तानी वी नीड टू अपग्रेड आवर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग सो दैट हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अभी कोई चीजें कम नहीं होंगी, इन्फ्लेशन यानी कि हम पुराने रेट्स पर, हमें इन्हीं हालात में एडजस्ट करके खुद ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा। सही। अच्छा, अब मुझे जरा होरोस्कोप के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं उनका अब ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। अच्छा, एरीज, अभी जैसे मैंने आपको हमेशा बताती आई हूँ कि मून ट्रांसलेट करता है फॉर 54 आवर्स फ्रॉम ईच हाउसेस, 12 हाउसेस होते हैं। अभी के लिए वो वर्ना लियो में है एंड फॉर नेक्स्ट 2 days इट विल बी इन वर्गो। तो जो एरीज के लिए है वो 5th हाउस में जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड जरा थोड़ा सा वो थोड़ा मेंटली थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं, एग्जॉशन थोड़ा सा दे कैन गो थ्रू, बट अगेन हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, उनको फायदा हो सकता है। जो क्रिप्टो है ना, उसमें करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है, उससे उनको गेन्स हासिल हो सकते हैं। फॉर एरीज, टॉरस के लिए अगर हम जाएं तो टॉरस के लिए कोई सैलरी हाइक एकदम से अगर पहले से उन्होंने कोई बात ऐसे रखी हुई हो, दैट कैन बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर देम, तो उनके लिए ये वीक काफी अच्छा रहेगा। बट अगेन अगर दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम टू री इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, अगर वो पहले से ऑलरेडी करते हैं, नॉट द न्यू वंस जो होते हैं। जेमिनाई में जाए तो जेमिनाई के लिए ये पीरियड थोड़ा रेस्टलेसनेस का हो सकता है। अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड वाइफ से जरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज
बिकॉज दैट विल क्रिएट रेस्टलेसनेस, थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो जस्ट अवॉइड डूइंग दैट। कैंसर के लिए जरा थोड़ा सा मदर का हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्पेंड सम मोर टाइम विद योर मदर एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो जरा थोड़ा सा ना आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। और जरा थोड़ा सा अपने वॉच योर वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग टू अदर पीपल, बिकॉज दैट कैन बी लाइक अगेंस्ट यूज हो सकते हैं आपके। लियो के लिए अगर हम बात करें तो वो फाइनेंसेस के हाउस में उनके लिए जाएगा, तो थिंग्स कुड बी थोड़ा सा स्लो एंड एवरीथिंग, तो जरा थोड़ा सा अगर सपोर्ट उनको मिल सकता है उनके, जस्ट नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट बट इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, तो लियोज विल बी फीलिंग मच बेटर। ये जो अभी आपने मशवरा दिया ना कि वॉच योर वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग टू एनी अदर पर्सन, तो ये तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस हफ्ते के लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो फॉर ऑल टाइम टू कम ज़रूरी है, किसी के लिए भी कुछ भी बोलने से पहले जरा देखिए। हाँ, ये हर किसी के लिए होता है, मगर जैसे अभी ट्रांसिट्स ऐसे हो रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग जैसे कुछ ज़ोडिएक्स कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो नाउ नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएंगे आला, तो तभी हम जस्ट सेइंग जस्ट वॉच योर वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग, सो दैट कि कोई ये ना बोले कि आपने उस दिन ये बोला था, अच्छा ये हो, तो ये जरा थोड़ा सा जस्ट गिविंग अ हेड्स अप। ओके, अच्छा। वर्गो के लिए ये जरा थोड़ा सा एक अच्छा टाइम पीरियड है, बट अगेन थोड़ी सी ये होता है कि कैश फ्लो अच्छा होगा, मॉनेटरी वाइज विल बी गुड, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो सकती हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, पैसे भी आ रहे हैं और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जरा थोड़ा सा काम ले, तो दैट विल बी गुड। हम लिब्रा के ऊपर आते हैं, तो इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, जो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो उन्होंने अगर कुछ लास्ट मंथ में लिए हैं एवरीथिंग, तो इट्स गुड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट करें कि जरा देखें कि क्या चीजें क्या सही नहीं है, एंड देन री इन्वेस्ट इन थिंग्स इमोशनली या मॉनेटरी वाइज। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, तो दैट विल बी अ गुड नेक्स्ट 2-3 डेज इनके जो अच्छे जाएंगे, प्रोडक्टिव जाएंगे, देयर हायर अप जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे, दे विल बी हैप्पी विद देम, सो अच्छा एक रैपो क्रिएट होगा, पॉजिटिव ना जो इनके ना प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा एटमॉस्फेयर होगा इनका स्कॉर्पियोज के लिए। सेजिटेरियस के लिए बात करें तो इट विल बी इन 9th हाउस। 9th हाउस होता है रिलेटेड टू स्टडीज, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग, और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा, दे माइट बी गेटिंग सम गुड प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन फॉर देयर फ्रीलांस वर्क। फिर हम आते हैं कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न के ये 9th हाउस के करीब आएगा, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग लोन्स अवॉइड कीजिए कि कोई भी हैवी लोन ना ले, या कोई भी ऐसी कमिटमेंट ना करें, बिग कमिटमेंट ना करें जो पूरी ना कर सकें, कि वो बोले आज हम हो जाएगा, नहीं करें, बिकॉज दैट विल ना लाइक नहीं होता कि उनको प्रॉब्लमेटिक होगी, उनका नाम खराब होने की बात है, तो जस्ट डोंट मेक एनी बिग कमिटमेंट्स यू कैन नॉट फुलफिल राइट नाउ। ऑलराइट, एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस की बात करें हम, तो वो बिजनेस एक्सपेंशन पे जाएं, या अगर वो एंटरप्रेन्योर्स हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना कर दें, थोड़ा देख के स्लो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें, तो दैट विल बी बेटर फॉर देम। Pisces के लिए इन दी एंड उनको जस्ट कीप देयर कैश इन हैंड। अगेन वही मैं बात बोलूंगी कि जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, अगर कोई लिटिगेशन में पड़ रहे हैं तो जस्ट डोंट गिव ऑल योर सीक्रेट्स, अपना जरा थोड़ा सा ना पेपर वर्क करके जाएं, सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जरा थोड़ी सी रेस्टलेसनेस रहेगी तो जरा थोड़ा उसका ख्याल रखें, जस्ट काम डाउन, थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक फॉर Pisces। सारा, आपको सितारों का शौक कैसे पड़ा? मुझे आई वॉज वेरी इंक्यूजिटिव एंड क्योर, बट बहुत क्यूरियोसिटी होती थी इन माई टीन्स एंड एवरीथिंग, तो आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ सूडो साइंस एंड इट्स जस्ट अ फ्लूक एंड एवरीथिंग, बट आई स्टार्ट रिसर्चिंग। मेरे कोई 5000-6000 पेजेस का मेरा थीसिस है जो मैं एक्चुअली पब्लिश करूंगी इन अपकमिंग ईयर्स, बट अगेन इट्स नॉट अ फ्लूक, इट्स अ स्टडी दैट इन्फ्लुएंस ना आर प्लैनेटरी, जो प्लैनेट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को समहाउ, इट्स नॉट अ सूडो साइंस। जब मैं करने गई, जो मैंने अपनी रीडिंग्स करी एंड एवरीथिंग, आई स्टार्ट डूइंग फॉर माय पीपल आई नो एंड गेटिंग गुड फीडबैक्स, तो ये होता है, इट्स अ स्टडी, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट दैट यू बिलीव और नॉट, इट्स नॉट अ लाइक इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। सही, बकायदा ये एक सब्जेक्ट है, उस पर आप थीसिस माशाल्लाह से लिख भी रही हैं और आगे वो पब्लिश भी करेंगी, लेकिन जो मेरी एक ख्याल है मेरा कि सम टाइम हम इस तरह होरोस्कोप पढ़ने से या फिर अपने बारे में इस तरह की बातें कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है जब हम सुनते हैं, तो अगर हमें कोई वर्स्ट सिनेरियो बता दे कि आगे चलकर आपके साथ ये हो सकता है, लिहाजा भी आप हर वक्त टेंशन में नहीं रहेंगे, आप तो वैसे ही मॉरली थोड़े से सारा, मुझे लगता है कि जब कोई हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट करने वाला अच्छी बात करता है तो उसकी प्रेडिक्शन को अप्रिशिएट किया जाता है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है। जब वो कोई नेगेटिव बात बताता है, ये बंदा ही सही नहीं है,
देखिए जो अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल नेवर स्केयर यू ऑफ इट विल। मेरा जो काम है, जो मैंने सीखा है, जिसका आई ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज पीपल इवन इन देयर बैड टाइम्स। मैं ये कहती हूँ कि जैसे अगर आपके ये बुरा टाइम है तो आप कुछ और करें, डाइवर्ट योर एनर्जी एंड एवरीथिंग। फॉर मी इट्स अ गाइडिंग टूल, इट्स अ मोटिवेशनल टूल। और मेरे थ्रू आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स व्हिच आर उनको हेल्प किया है इस चीजों में। आई एम वेरी ग्लैड। बहुत Great hearing that. Thank you so very much, Sara Kazmi, for giving us your time, joining us. आपकी horoscopes लोग follow करते हैं, पसंद करते हैं और आपकी prediction सही होती हैं. Thank you so very much for coming on our show. तला अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए अब। यार एक तो देखें, आपने प्रोग्राम के शुरू में भी वो नाश्ते लाहौर के पाए, बोंग के पाए, अब आप निहारी, अब लाहौर की हैं तो आप बताएं दुनिया को लाहौर वाले निहारी, पाए, बोंग, मुर्ग चना, सारे तेल वाले मुरगन खाने नाश्ते में खाते हैं। लाहौर वालों को बदनाम मत करें। अच्छा लेकिन तला मैंने ये सुना था, अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप सप्लीमेंट लें जिसमें आयरन और कैल्शियम एक साथ ले लिया जाए तो दोनों वो डिफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का फायदा नहीं होता। अच्छा, तो ये क्या चक्कर है कि आप आयरन भी खा रहे हैं, ऊपर से आप कैल्शियम लस्सी की सूरत में ले रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये चस्का है, सेहत के लिहाज से कोई फायदा नहीं होगा। और मैं पर्सनली, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड व्लॉग हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया, तो मैं कहूँगा कि अपने जिस्म के अंदर जो खाना डाल रहे हैं एहतियात करें, बाहर का खाना बंद करें, घर का खाना खाएं, गोश्त खाना कम कर दीजिए। हम 30-40 दिन वाली मुर्गी खा कर ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के आखिर में हदीस आपको सुना देता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो जानवर खाता है वैसा हो जाता है। हम 40 दिन वाली मुर्गी खा कर चूचू करके पैदा होते हैं, चूचू करके मर जाते हैं। हमें परवाह नहीं होती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स पनप रही हैं और हम खामोश तमाशाई उस चूचू जैसी 40 दिन फार्मी मुर्गी बन जाते हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी डाइट के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं। खुदारा सब्जी पर वापस आ जाइए। ऑर्गेनिक फूड की बात, जब दाल हम खाने लगते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं यार ये क्या बीमारों वाला खाना पेश कर दिया मेरे आगे, कोई मतलब कुछ लाओ, कोई मटन शटन, कोई बीफ शीफ बना हुआ। खैर एनीवे, अपनी सेहत से नहीं खेलना चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आप खुद अपने से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। इसी के साथ मेरे ख्याल से लोगों से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, ऐसा भी है। वरना अपने से प्यार करेंगे तो नार्सिसिस्ट हो जाएंगे ना। नहीं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है जी, हमारी बहस जारी रहेगी, चलती रहेगी। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।